नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, ये वीडियो सुपर फास्ट होने वाली है, आप सभी को पता है। और सेकंड पेपर आप लोगों ने आज दिया। कैसा हुआ आपका पेपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप सभी से विनम्र निवेदन है, एक बार इस वीडियो को जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग भैया क्या करते हो, वीडियो शेयर यार नहीं करते हो। वीडियो अगर शेयर कर दो ना तो बहुत मज़ा आ जाए। जितने भी हमारे भाई बहन अभी तक नहीं भी जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएंगे, और भैया चैनल को वो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन भी प्रेस कर लेंगे। कल आपका जो पेपर यानी कि थर्ड पेपर की अगर हम बात करें, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। महज 12 से 13, 14, 15 मिनट की, बहुत ज़्यादा 15 मिनट की वीडियो होगी। इससे ऊपर आपको वीडियो जो समय है वो आपका ख़राब नहीं किया जाएगा। हो सकता है इसमें से आपको बहुत कुछ जो आंसर है वो देखने को मिल जाए, क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। SLD यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, NRT यानी कि नॉन रिफरेंस टेस्ट, CRT यानी कि क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट, और भैया इनके बीच का हो सकता है कि अंतर भी पूछ ले, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ISA यानी कि इंडियन स्केल ऑफ फॉर ऑटिज्म, असेसमेंट ऑफ फॉर ऑटिज्म, DTLD यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, PMR यानी कि प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। इसके बाद में बात करते हैं बेसिक MR की, तो बात करेंगे बिहेवियर असेसमेंट स्किल फॉर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। टेलीग्राम ग्रुप का नाम जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हो। लगभग 15K का, मेरे हिसाब से 14.9K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। MDPS यानी कि मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, FSCP यानी कि फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। इसके बाद में बात करते हैं INDT ASD यानी कि इंसेन डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके बाद में AAMR यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं जांच क्या है, या हम जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग क्या है, या स्क्रीनिंग क्या है, अगर जांच की बात करें या स्क्रीनिंग की बात करें तो हम कहेंगे कि स्क्रीनिंग एक प्रक्रिया होगी जिसके दौरान या जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति या समुदाय के लिए एक समस्या या बीमारी की पहचान करने के लिए किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा होगा व्यक्तियों को उसमें शामिल किया जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। मुख्य रूप से समस्या जो उनको हो रही है उसको पहचाना जाएगा और जांच करके भैया उसका उपचार करने की जो योजना है उसको बनाई जाएगी। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग उन छात्रों की पहचान करना जिससे कि पहचान करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसे संभावित सीखने की कठिनाइयों की, दिव्यांगता या अन्य विशेष आवश्यकताओं के कारण अतिरिक्त सहायता और सेवाओं की आवश्यकता होती है। स्क्रीनिंग में जानकारी एकत्र करना, उनका मानकीकृत परीक्षण करना, उनका अवलोकन करना और रिकॉर्ड की समीक्षा करना शामिल होता है। उसके बाद में भैया क्या है, स्क्रीनिंग का प्रथम लक्ष्य उन छात्रों की पहचान करना जिसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मूल्यांकन और हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। तो ये आपका स्क्रीनिंग के बारे में जो आप लोग लिख लोगे। आकलन की प्रक्रिया में विशेष शिक्षक की भूमिका। देखिए, आकलन की प्रक्रिया में विशेष शिक्षक क्या, या हम कहते हैं अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और, औपचारिक आकलन आपसे पूछ सकता है, औपचारिक आकलन आपसे पूछ सकता है, इसके बीच में अंतर भी पूछ सकता है, उस पर भी हम लोग इसी वीडियो में चर्चा भी करेंगे। सबसे बात करते हैं आकलन में जो विशेष शिक्षक होगी उसका भूमिका क्या होगी। जब भी कोई विशेष शिक्षक जो है आकलन करेगा किसी भी बच्चे का, तो सीखने की जो भी भिन्नताएं हैं उसको देखेगा। उसके लिए वो क्या करेगा, डेटा संग्रह करेगा, डेटा को एकत्रित करेगा, उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो चुनौतियां हैं, उन डेटा को वो एकत्रित करेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, सहयोग करेगा, यानी कि आकलन में हस्तक्षेप करके सुनिश्चित करेगा कि भैया उसकी भाषा चिकित्सा होनी है या व्यवसाय चिकित्सा होनी है, कैसे उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। आकलन के उपकरणों की जांच करेगा, यानी कि जो भी आकलन के उपकरण हैं उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं क्या हैं इसकी जांच करेगा और उसके उद्देश्यों के आधार पर जो भी
समायोजन है उसका चयन किया जाएगा। इसके बाद में परीक्षण जो भी होगा वो किया जाएगा। आकलन में निष्पक्षता और सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत परीक्षण का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में क्या किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा, ठीक है, डेटा का विश्लेषण किया जाएगा और परिणामों की व्याख्या की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष शिक्षक जो है आकलन में, उसके बाद में क्या होगा, आईपी बनाई जाएगी। आईपी का यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसको तैयार किया जाएगा और भैया प्रगति की निगरानी की जाएगी कि भैया कि कितना बच्चे ने सीखा और उसकी आवश्यकता क्या थी, रणनीतियाँ कौन कौन सी रही, कहाँ कहाँ तक बच्चा समायोजन कर सका। बात करते हैं मूल्यांकन और आकलन में दो अंतर, यानी कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट के दो अंतरों की बात कर रहा है। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, देखिए कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में भैया क्या लिख देते हैं, इवैल्यूएशन, या हम अगर बात करें आकलन को तो आकलन को हम लोग असेसमेंट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में आपको आकलन लिखा होगा और इंग्लिश में आपको हो सकता है इवैल्यूएशन लिख दें। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर इवैल्यूएशन लिखा होगा तो मूल्यांकन की बात करेगा और अगर असेसमेंट लिखा होगा तो आकलन की बात करेगा। और ये आप लोग पेपर में कभी कभी गलत लिख के आ जाता है, बहुत रियर मिस्टेक हो जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आकलन के और मूल्यांकन के अंतरों की, तो आकलन आप सभी को पता है कि जहाँ पर ज्ञान कौशल योग्यता इसकी प्रगति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। और मूल्यांकन क्या होता है, लास्ट में किया जाता है जब ये सारी चीज़ें हम करवा लेते हैं बच्चा जब सीख चुका होता है, उसकी अवधि क्या रही, कैसे किया, ये सारी चीज़ें। तो ये जो होता है आपको आकलन और मूल्यांकन के बारे में। इसके बाद में आकलन में क्या होता है, जो भी छात्र है उसके सीखने की प्रगति पर केंद्रित होता है, और जो मूल्यांकन है आपका उसके परिणाम और पर केंद्रित होगा, जैसे कि पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और निर्देश, जो भी समग्र प्रभावशीलता होगी या सीखने की उपलब्धि और विकास पर जो भी शैक्षिक पहलू होंगे उस पर जांच कर सकेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जबकि हम कह सकते हैं आकलन और मूल्यांकन संबंधित अवधारणाएं वे अपने उद्देश्य और फोकस में भिन्न होती हैं। आकलन व्यक्तिगत छात्र सीखने के बारे में जानकारी एकत्रित पर केंद्रित करता है, जबकि मूल्यांकन में शैक्षिक कार्यक्रमों या पहलों की प्रभावशीलता और गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना शामिल किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ये सभी टूल्स की, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम एमचैट की बात कर लें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स। तो ये भैया जो आपका हम कह सकते हैं जो आपका एमचैट है, छोटे बच्चों पर लागू किया जाता है। मान सकते हैं 18 से 30 महीने के बीच में जो भी बच्चे होंगे, ये भी आपका जो असेसमेंट है उसके करने के लिए भैया क्या है, एक प्रकार का टूल है, जो किन बच्चों के लिए है, ऑटिज्म बच्चों के असेसमेंट करने के लिए चेकलिस्ट बनाई गई है। उसको क्या हम लोग बोलते हैं, एमचैट बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात कर ले बेसिक एमआर की, तो बेसिक एमआर आप सभी ने बहुत अच्छे से भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाया दे रहा हूँ। देखिए इसका नाम बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। आपके 3 से 16 या 18 वर्ष के बच्चों के लिए इसको भैया सिकंदराबाद में NIMH में इसको विकसित किया गया। डॉक्टर रीता पेशावरिया और S वेंकटेशन जी ने इसको विकसित किया, आपका बेसिक एमआर को। और अगर हम बात करते हैं इसमें आपको कौशल क्षेत्रों की अगर बात करें तो भैया 2 भागों में इसको बांटा गया। पहला आपका पार्ट ए, फिर बी। पार्ट ए में जो भी बच्चे के 7 कौशल क्षेत्र, जिसके अंतर्गत गामक हुआ, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हुए, भाषा, लेखन, संख्या, समय, घरेलू, सामाजिक, इस प्रकार से पूर्व व्यावसायिक और पैसा। और खंड बा में बिहेवियर से संबंधित, यानी कि जो भी बच्चे का उग्र व्यवहार है, चिड़चिड़ापन है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो बताई गई। तो ये आपको टूल्स यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ पर इसकी जो स्कोरिंग है वो भी याद कर लीजिएगा, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है या तब कितना नंबर देंगे, 1 नंबर 2 नंबर, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। इसके बाद में भैया बात करते हैं हम लोग, थोड़ा जुकाम भी हुआ है, इसके बाद में आप MDPS भी पढ़ लीजिएगा, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में भी, और FSCP भी पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर आप कहोगे 3 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से आपका 14 वर्ष और 14 से आपका 18 वर्ष।
तो अगर हम बात करें तो कहोगे सर प्री प्राइमरी हुआ, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो प्राइमरी जो यहाँ से अगर बच्चा कर ले रहा है 80% अचीव कर ले रहा है तो यहाँ पर भैया हम लोग प्राइमरी फर्स्ट में लेके जाएंगे। अगर नहीं कर पा रहा है तो प्राइमरी सेकंड में लेके जाएंगे। उसकी एज ग्रुप जो होगी 9 से 14 वर्ष की हो जाएगी। और इधर अगर हम लोग बात कर लें 11 से 14 वर्ष तो यहाँ पर सेकेंडरी कहेंगे। 14 से 18 वर्ष आपका प्री वोकेशनल और 18+ में आपका वोकेशनल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर बच्चा नहीं कर पा रहा था तो भैया हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी सेकंड में लेकर के जाएंगे और उसके बाद में देना हम यहाँ पर। तो ये आप FSCP के बारे में भी पढ़ लीजिएगा और MDPS में जो आपके 18 कौशल क्षेत्र हैं इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारे टूल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में हम लोग थोड़ा IP के उद्देश्यों की कि IP का भैया उद्देश्य क्या है। IP का उद्देश्य क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हम लोग जानते हैं। इसका उद्देश्य है छात्रों की विशेषताओं, आवश्यकताओं और जो भी इसके लक्ष्य हैं इसकी पहचान करना, उसको निर्धारण करना, व्यक्तिगत जो भी तैयारी कार्यक्रम सामग्री की सहायता और सेवाओं का निर्धारण करना इंडिविजुअलाइज्ड। उसके बाद में प्रगति की मॉनिटरिंग करना कि बच्चों में कितनी प्रगति हो रही है, इसकी निगरानी करना और इसके लिए योजना बनाना डेटा संग्रह करके। इसके बाद में भैया साझेदारी करना, अभिभावक, विशेष शिक्षक और जो भी विशेषज्ञ हैं इनसे सहयोग लेकर के भैया इसे संवेदनशील और प्रभावी बनाया जाए। उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी एजुकेशन, बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना ताकि वह पूरी तरह से जीवन यापन कर सके और बेहतर चीज़ों को सीख सके। उसको भैया क्या देना, समर्थन देना, एम्पावरमेंट देना, उसकी आवश्यकताओं और प्रगति की प्रतिभाओं को देखते हुए उसकी योजना और उसके लिए सक्रिय भागीदारी देना। तो भैया ये सभी क्या है आपके IP के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगे। हो सकता है भैया आपसे उपनयन के बारे में पूछ ले, क्योंकि उपनयन के बारे में भी आपसे पूछा गया था। तो उपनयन के अगर कार्य क्षेत्रों की बात करता है तो भैया जहाँ पर हम लोग विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास की बात करते हैं, ये सभी जो कार्य क्षेत्र थे उपनयन के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछ ले भैया विशिष्ट अधिगम अक्षमता यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, तो आप वहाँ पर बताते ही हो भैया डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया। तो इतना आप लोगों को तैयार होना चाहिए, इतनी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए और तैयार होनी चाहिए। उसके बाद में आकलन क्या है, मैंने आपको बता ही दिया। आकलन, हाँ आकलन पर चर्चा कर लेते हैं। आकलन क्या है, पहला क्वेश्चन मैंने क्या रखा था, मैं भैया भूल गया, देख लेता हूँ। जांच, स्क्रीनिंग, हाँ आकलन पर आपको बात करनी है। आकलन क्या है, आकलन क्या है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे याद आ गया। आकलन में जब भी हम बात करते हैं, आकलन से छात्रों के अधिगम और विकास का जो कह सकते हैं अनुमान है उसको लगाया जा सकता है। यदि किसी वस्तु को परिभाषित करने में चयन, रचना और संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या, ये सारी चीज़ें, बच्चे का विकास, उसको अधिगम को बढ़ने की प्रक्रिया, ये सभी चीज़ें क्या हैं आकलन से हमें पता चलती हैं, परिभाषित कर सकते हैं। आपका औपचारिक आकलन और अनौपचारिक आकलन, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऑटिज़म के बारे में, आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, इतना अगर आप लोग पढ़ लोगे तो भैया आपका पेपर यहीं से लगभग में आएगा। और भैया 13 मिनट में लगभग आपका ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।